Hello everyone, welcome back to my channel on CDP Mentor by Radhika. I hope so you all are doing great और सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिससे आपके हर टीचिंग एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप DSSB का एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप सुपर टेट ले लो या रीट का पेपर ले लो, कोई भी अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम ले रहे हैं तो इससे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी कि जो ब्लूम का जो वर्गीकरण है, ये किसके द्वारा दिया गया है? बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया गया है। और ये कब दिया गया था? ये आपका दिया गया था 1956 में। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपका बन जाता है। जो बच्चे जो है लाइक DSSB TGT की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने PYQ देखे हो, प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखा हो, तो सब्जेक्ट के अंदर भी उन्होंने कुछ CDP के, कुछ साइकोलॉजी के उन्होंने क्वेश्चंस आपके डाल रखे हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड या जो भी आपकी नीड थ्योरी है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन उन्होंने डाल रखे हैं। ठीक है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी कि जो ब्लूम का वर्गीकरण है वो किसके द्वारा दिया गया है? ब्लूम के द्वारा, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया गया है। और कब दिया गया था? 1956 में। ठीक है, कब दिया गया था? 1956 में। और ये जो आपका वर्गीकरण दिया गया है, ठीक है, जो हायरार्की दी गई है आपकी संज्ञानात्मक जो पक्ष में दी गई है, ये किससे संबंधित है? ये है सीखने के उद्देश्य। ये जो आप लर्निंग करते हो उससे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना। तो इन्होंने ये जो अपना वर्गीकरण करा, ये किससे संबंधित है? ये सीखने के उद्देश्यों से संबंधित है। ठीक है, तो यह नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया। ठीक है, इन्हीं के नाम पे ही, बेंजामिन ब्लूम के नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, और आपको पता होगा कि सबसे पहले जो है ब्लूम, जो ये हमारे ब्लूम साहब थे, इन्होंने 1956 में इसको जो है अपनी थ्योरी दी गई थी। उसके बाद इसको जो है रिवाइज करा गया था। ठीक है, इट वॉज रिवाइज्ड इन 2001। ठीक है, इसको 2001 में रिवाइज किया गया था। और किसके द्वारा करा गया था? एंडरसन के द्वारा। ठीक है, आपको ये नाम भी पता होना चाहिए, क्या पता कभी पूछ ले। ठीक है, 1956 में दिया गया था। उसको रिवाइज कब करा गया था? 2001 में। और किसके द्वारा किया गया था? एंडरसन के द्वारा। ठीक है, एंडरसन के द्वारा। चलिए, अब ये बात तो आपको पता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो लर्निंग है उसके 3 क्षेत्र दिए हैं। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो लर्निंग है उसके 3 एरियाज की बात करते हैं, 3 क्षेत्र की, 3 पक्ष की बात करते हैं ये लोग, ब्लूम साहब। फर्स्ट वन इज़ योर कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। ठीक है, अभी आपको उसके बारे में बताऊंगी कि ब्लूम किसके बारे में बात करते हैं। कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर नहीं, ये तीनों ही जो आपके डोमेन्स हैं, जो पक्ष है, जो क्षेत्र हैं, तीनों अलग अलग बात करते हैं। ठीक है, जो आपके ब्लूम है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष में ही अपनी बात करी है। ठीक है, सेकेंड इन्होंने बात करी थी अफेक्टिव डोमेन की। ठीक है, फर्स्ट है आपका कॉग्निटिव डोमेन, सेकेंड है आपका अफेक्टिव डोमेन, एंड थर्ड वन इज योर साइकोमोटर डोमेन, या फिर आप कोनेटिव बोल सकते हैं। अर्लियर इट वॉज कॉल्ड कोनेटिव, पहले इसको कोनेटिव बोलते थे, बाद में उसका साइकोमोटर बोल दिया गया। साइकोमोटर यानी कि मनोगत्यात्मक। ठीक है, साइकोमोटर या फिर कोनेटिव डोमेन मनोगत्यात्मक। ठीक है, अब जो 1956 में क्या हुआ था, जो ब्लूम है, ठीक है, जो बेंजामिन ब्लूम है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष में ही अपना काम किया था। ये जो हम पूरी टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं ना, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये जो हमने पहला पक्ष पढ़ा है ना, संज्ञानात्मक वाला, संज्ञानात्मक पक्ष जो हमने कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा है, ब्लूम जी ने सिर्फ और सिर्फ इस पे ही बात करी है। ठीक है, इन्होंने ज़्यादातर काम अपना इस पे ही किया है। अफेक्टिव डोमेन में, भावात्मक जो पक्ष है, उसमें जो है किन्होंने काम किया? उसमें क्रैथॉन ने काम किया। किसने करा है? क्रैथॉन ने काम किया। और अगर मैं बात करूँ साइकोमोटर की, गत्यात्मक की बात करूँ मैं आपसे, तो उसमें किसने काम करा है? हैरो एंड सिम्पसन एंड किसने काम करा है? दवे ने काम किया। किसमें? हैरो, सिम्पसन एंड दवे। आपको ये नाम भी पता होने चाहिए। जब हम सीटेट के टाइम पे पढ़ते थे तो हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते थे, क्योंकि इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता। बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो संज्ञानात्मक पक्ष है, जो कॉग्निटिव डोमेन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लूम ने बात करी है। अफेक्टिव डोमेन की बात जो है, उसका जो मेन इसमें जिसका काम था, इफेक्टिव डोमेन में मेन जिसका काम था वो था आपका क्रैथॉल का। साइकोमोटर और कोनेटिव में मेन काम किसका था? हैरो एंड सिम्पसन एंड दवे का काम था। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन में मेन फोकस किस पे होता है? संज्ञान का होता है। ठीक है, जो हमने अपने संज्ञान में चीज़ों को ले लिया। ठीक है, संज्ञान मतलब ज्ञान,
ठीक है, जैसे कि हम अपना रीजनिंग करते हैं, तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, परसेप्शन, ये सारी चीज़ें कहाँ से कर रहे हैं? अपने संज्ञान से कर रहे हैं, अपने मानसिक रूप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन फोकस होता है वो कहाँ पर होता है? आपका हेड पे होता है आपका फोकस। ठीक है, फिर बात अगर हम करते हैं अफेक्टिव डोमेन की, यानी कि भावात्मक की बात करें हम, तो इसका मेन फोकस कहाँ पर है? आपका हार्ट पे, क्योंकि किससे रिलेटेड है? आपके फीलिंग से, आपके इमोशन से रिलेटेड है ना। अफेक्टिव यानी कि भावात्मक है। थर्ड है आपका कोग्निटिव या फिर साइकोमोटर, ये किससे रिलेटेड है? आपके जो भी आप एक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आप कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है? वो आप अपने हैंड के द्वारा करेंगे, है ना। तो इन्होंने 3 मेन फोकस रखे। कॉग्निटिव जो मेन फोकस था वो हेड की तरफ होगा, अफेक्टिव का हार्ट की तरफ होगा, और तीसरा जो है आपका साइकोमोटर, यानी कि डूइंग है, आप एक्शन कर रहे हैं कोई भी चीज़ फिजिकल सेंस में बोल रही हूँ मैं उस चीज़ को, तो क्या होगा? आपका हैंड। तो 3 चीज़ें हैं इसमें, एक हेड है, ठीक है, एक आपका हार्ट है, एक आपका हैंड है। ठीक है, हेड, हार्ट और क्या है? हैंड। हेड, हार्ट एंड हैंड। चलिए अब थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी कितने पक्ष दिए हैं, कितने क्षेत्र हैं। बेंजामिन ब्लूम किसके बारे में बात करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव के बारे में बात करते हैं। और एक चीज़ आपको और बतानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्लूम साहब है ना, उन्होंने जो संज्ञानात्मक पक्ष में, ठीक है, उन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष में जो है उन्होंने 6 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। ठीक है, कितने दिए हैं? संज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने उस पर ही ज़्यादा काम किया है, तो उन्होंने उसमें 6 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। ठीक है, और ये जो उन्होंने 6 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो किसके रूप में दिए थे? नाउन के फॉर्म में। ठीक है, पहले 1956 में दी गई थी, फिर इसको रिवाइज कब करा गया? 2001 में। और किसके द्वारा किया गया था इसका रिवीजन? एंडरसन के द्वारा। किसके द्वारा? एंडरसन के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ योर, ये सारे जो है ना ये नाउन के फॉर्म में। फर्स्ट वन इज़ योर नॉलेज, ठीक है, यानी कि ज्ञान। चलो मैं यहाँ पे हिंदी में साथ में आपका लिख देती हूँ, वरना बोलोगे मैम हिंदी में नहीं लिखती। सेकंड इज योर कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि समझ, यानी कि बोध। थर्ड है आपका एप्लीकेशन, यानी कि जब आप चीज़ों पे अप्लाई करते हैं, यानी कि अनुप्रयोग करते हैं जब आप चीज़ों का। देन है आपका एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण। देन आपका आता है सिंथेसिस, यानी कि संश्लेषण। एंड देन सबसे हाईएस्ट है आपका 1956 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, हाईएस्ट थिंकिंग स्किल क्या है आपकी? वो है आपकी एकदम, क्योंकि ये हायरार्की है ना पूरा, ठीक है, सबसे कम लेवल की इन्होंने क्या माना है? सबसे कम लेवल की जो थिंकिंग उनको नॉलेज माना है, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, और सबसे लास्ट में क्या माना है इन्होंने? मूल्यांकन को। ठीक है, एक चीज़ और फिर से बता रही हूँ, 1956 में दी गई, रिवाइज कब करा गया? 2001 में। 1956 में इसको नाउन के फॉर्म में दिया गया था, फिर 2001 में जब इसका रिवाइज करा गया तो उसको वर्ब की फॉर्म में बोला गया। ये किसके फॉर्म में बोला गया? वर्ब की फॉर्म में। ये जो स्टार्टिंग की जो नीचे के 3 स्किल्स हैं आपके, ठीक है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो नॉलेज, ठीक है, ये जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो बोध है, और ये जो एप्लीकेशन है, इसको माना गया है लॉट्स। ठीक है, यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये आपकी एकदम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, आपकी लोअर थिंकिंग स्किल, यानी कि ये को कोई भी कर लेगा। ठीक है, नॉर्मल है ये चीज़, लॉर्ड्स है ये। नॉलेज यानी ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग क्या है? यानी कि सपोज मैं आपको कोई कॉम्प्रिहेंशन दे रही हूँ, ठीक है, आपने उसे पढ़ा, आपने उसे समझा, और उसके बेसिस पे आपने उसी कॉम्प्रिहेंशन में से आपने आंसर दे दिए, आपने उसको अप्लाई कर दिया जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, तो ये तो कोई भी कर लेगा, तो ये आपकी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल मानी गई है। ठीक है, ये आपकी कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल नहीं है। पर जो ऊपर की जो स्किल है आपकी एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण, संश्लेषण और जो मूल्यांकन है, ये जो 3 है आपकी ऊपर की, इनको बोला गया है हॉट्स। हॉट्स यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मैंने आपको फुल फॉर्म लिख दी है। ठीक है, नीचे की 3 क्या है आपकी? लॉट्स, और ऊपर की 3 क्या है आपकी? हॉट्स। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल एंड सबसे ऊपर वाली आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं आपकी। ठीक है, आई होप सो आपको इतना क्लियर होगा। अब चलते हैं जो रिवाइज्ड वाली है, जो अभी प्रेजेंट में हमारी चल रही है, बट आपको इनके नाम पता होने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि प्रीवियस वाले आपसे पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी न्यू वाले जो रिवाइज्ड है उसका पूछ लिया जाता है, बट आपको नाम दोनों के पता होना चाहिए। और इसमें कोई ऐसे रटने वाली चीज़ नहीं है, देखो रट्टा नहीं मारना,
ठीक है। अपने अगर आप उसको रियल लाइफ में भी यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा नॉलेज क्या है, ज्ञान है। मैंने आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछ लिया, आपने एज इट इज़ बता दी, कितनी स्टेज है, ठीक है, प्याजी के उसमें सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन, आपने एकदम रट्टा मारा हुआ है, ठीक है, ये SPCF है, ऐसे ऐसे। बट आप चीज़ों को समझो, उसकी गहराई को भी समझो कि उसने किस एज के अकॉर्डिंग कैसी कैसी उसने कितनी स्टेजेस दी हैं। आप टेबल्स का रट्टा मार लेते हो, बट आप बाद में उस चीज़ को समझ के अगर आप टेबल्स को करो तो आप उसको ईजिली रियल लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ उसको वर्ब की फॉर्म में कैसे लिया गया, ठीक है। देखो नॉलेज जो वर्ड है आपका, यानी कि ज्ञान, ये नाउन वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, एक नाउन वर्ड है, ये एक संज्ञा है। कॉम्प्रीहेंशन ये भी संज्ञा है, एप्लीकेशन ये भी संज्ञा है, एनालिसिस ये भी एक संज्ञा है, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन ये भी एक संज्ञा है। बट इसको बाद में वर्ब की फॉर्म में करा गया, यानी कि इसमें ING, जो चीज़ चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, जो वर्ब हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, बच्चा खुद से कर रहा है ना, एक्शन कर रहा है ना बच्चा खुद से कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, रिमेम्बरिंग, ठीक है, रिमेम्बरिंग हो रही है, तो ये वर्ब है। अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बच्चा समझ रहा है, बच्चा चीज़ों को अप्लाई कर रहा है। एनालाइज कर रहा है, एनालाइजिंग कर रहा है बच्चा, इवैल्यूएशन कर रहा है, और सबसे लास्ट में क्या है, क्रिएटिंग कर रहा है, कुछ नया जो है वो क्रिएट कर रहा है बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले नॉलेज था 1956 में, बाद में उसका नाम क्या हुआ, रिमेम्बरिंग कर दिया गया। पहले उसका नाम क्या था, सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ। नीचे के 3 लॉट्स हैं, ठीक है, याद रखना, लॉट्स और हॉट से याद रखना। फिर कॉम्प्रिहेंशन का नाम क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ, यानी कि बोध करना। एप्लीकेशन यहाँ पे लिख दिया अप्लाइंग, यानी कि उसको अनुप्रयोग करना। फिर है आपका 4th नंबर पे एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण करना, जब आप चीज़ों को टुकड़ों में बांट देते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। फिर इवैल्यूएशन आता है आपका, यानी कि हाँ, एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट बतानी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो पहले 5th नंबर पे आपका सिंथेसिस था, यानी कि जो संश्लेषण था आपका, जब इसको 2001 में रिवाइज करा गया, इसको सबसे टॉप लेवल का बोल दिया गया। ये टॉप लेवल की, यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आया, यानी कि सबसे हाईएस्ट लेवल की थिंकिंग स्किल है आपकी। पहले ही 5th नंबर पे था, अब ये सबसे टॉप पे चला गया, ठीक है। कौन से नंबर पे, 6th नंबर पे, ठीक है, ये इंटरचेंज हो गया। और जो इन्होंने 6 नंबर पे इवैल्यूएशन को रखा था, वो ये 5th नंबर पे लेकर आ गए, यानी कि इन्होंने जब रिवाइज करा, इन्होंने क्या बोला, जो मूल्यांकन है वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू क्रिएटिंग। जब आप कोई एक नई चीज़ क्रिएट करते हो तो वो सबसे टॉप लेवल की होगी, ठीक है ना। आपकी थिंकिंग वहाँ पे एकदम डाइवर्जेंट है, आप कुछ, आपकी थिंकिंग एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो एकदम, ठीक है। इतना क्लियर है। तो सबसे पहले क्या है आपका, रिवाइज में रिमेम्बरिंग, चीज़ों को आप याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं चीज़ों का, ठीक है। रिमेम्बरिंग, आप चीज़ों को याद कर रहे हैं, आपने चीज़ों का रट्टा मार लिया। जैसे मैंने आपसे पूछा टेबल का, आपने बता दिया टेबल्स का कि मैम 2 1 R 2 2 2 R 4 2 3 R 6, ऐसे करके आपने रट्टा मारा, आपने मुझे बता दिया, ठीक है। फिर आप चीज़ों को बट आप चीज़ों को समझे नहीं, आपको चीज़ों को समझना भी है कि ये जो टेबल्स हैं, ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो ये चीज़ों को आपको समझना भी है, ठीक है। फिर आपको चीज़ों को समझना है, फिर आपको अंडरस्टैंड करना है, फिर आप उस चीज़ों को अप्लाई करोगे, ठीक है। पहले आपने टेबल्स याद कर ली, फिर आपने टेबल्स को समझा कि जो मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसको 2 बार हमने 2 को ऐड भी करा है उसके अंदर, है ना। फिर आपने उस चीज़ को अप्लाई करा, मैंने आपको कोई सम्स दे दिए, उससे रिलेटेड आपने उसका प्रयोग करा अपने रियल लाइफ में। आपकी मदर ने आपको कोई पैसे दिए, मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए भेजा, आप वो लेकर आ गए, तो आपने उन चीज़ों को अप्लाई करा, ठीक है। ये मैं आपको पहले लॉट्स का बता रही हूँ, ठीक है। अब अगर आप कभी कभी ऐसे भी सोच, सपोज यहाँ पे लिखा है कॉम्प्रिहेंशन, देखो आपने देखा होगा कि आपके लाइक इंग्लिश में जो आपका इंग्लिश होता है उसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है आपका, क्या आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, यानी कि उसका मतलब क्या है कि आपको पैसेज पढ़ना है, आपको समझ आना चाहिए, आपको वो पढ़ के समझना है, तो वो क्या है, बोध करना है, आपको समझ आना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कि आपको उसको पढ़ना है, आपको समझ आना चाहिए। फिर क्या है, आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो क्या है, आपने जो भी पढ़ा, ठीक है, आपने जो चीज़ पढ़ी, आपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ा, आपने फिर उस पैसेज को समझा, फिर आपसे उस जो भी पैसेज है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, और आपने उसका आंसर दे दिया उसी पैसेज से, तो वो क्या है, आपने अपनी जो नॉलेज है उसको अप्लाई कर दिया, तो वो होगा आपका अप्लाई। फिर आपका आता है एनालाइज करना, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना, चीज़ों को टुकड़ों में बांटना, वो आपका होगा एनालाइजिंग, यानी कि आपका विश्लेषण कर रहे हो आप। फिर क्या होता है आपका इवैल्यूएशन करना, यानी कि अब आप मूल्यांकन कर रहे हो, पहले आपने उसको डिस्टिंग्विश करा, डिफ्रेंशिएट करा, टुकड़ों में बांटा, अब आपको जज करना है कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है। अब आप यहाँ पे जज करोगे इवैल्यूएशन के अंदर, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में क्या चीज़ आती है, कोई भी नई चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, यानी कि सपोज मैंने आपको कोई भी बहुत सारी चीज़ें दे दी, ये लो आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें दे दी, आप इसे कोई नई चीज़ क्रिएट करके दिखा दो, तो ठीक है, मतलब वो नहीं कि जो लोगों ने पहले से क्रिएट करी वो नहीं, अपना दिमाग यूज़ करो, कोई नई चीज़ क्रिएट कर दो आप।
तो वो सबसे हायर ऑर्डर थिंकिंग्स के लिए एकदम टॉप लेवल की, एकदम लास्ट 6 नंबर की। ठीक है, आई होप्स आपको इतना समझ आएगा। थोड़ा सा एक बारी और मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता देती हूँ जो जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, मतलब एकदम रट्टे मारने वाली चीज़ नहीं है, अगर आप खुद भी ऐसे ही पढ़ोगे 2-3 बार तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है आपका रिमेंबरिंग। ठीक है, रिमेंबरिंग यानी कि याद करना, स्मरण करना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कंसेप्ट। जब आपको रिकॉल करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है। मैंने आपसे पूछा चलो ठीक है प्याजी की 4 स्टेजेस बताओ। ठीक है, आप मुझे किसी चीज़ की डेफिनेशन बताओ, उसकी व्याख्या बता दो, नाउन की डेफिनेशन बता दो, वर्ब की, प्रोनाउन की, इनकी डेफिनेशन बता दो। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपकी रिमेंबरिंग में, क्योंकि आपने सारी चीज़ें क्या है याद करी हुई है, ये आपके माइंड में है, आपको बस आपके स्मरण करना है आपको। ठीक है, आपकी मेमोरी में है ये सारी चीज़ें, आपको बस याद करना है, आपको रिकॉल करना है ये सारे फैक्ट्स। ठीक है, तो जब भी मैं आपसे पूछूँ, चलो कभी आपसे पूछ ले जाए आपको ये चीज़ को डिफाइन करना है, तो ये कॉग्निटिव जो आपका डोमेन है उसके कौन से एक ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो ये रिमेंबरिंग में आएगा। ठीक है, जब आपको कोई चीज़ डुप्लीकेट है, अगर आपको बोला लिस्ट करना है, ठीक है, रिपीट करना है, स्टेट है, ये सारी चीज़ें आपकी रिमेंबरिंग में आएगी। देन आपकी आएगी अंडरस्टैंडिंग, फिर आपका आता है अंडरस्टैंडिंग। ये जो 3 है नीचे के लॉर्ड्स हैं। ठीक है, मैं आपको फिर भी बताते हुए चलूँगी, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपको ये भी आइडिया हो गया कि लॉर्ड्स और हॉट्स क्या हैं। जब क्वेश्चन अटेंड करोगे ना, मैं लाइव क्लास में लूँगी क्वेश्चन, तब और मज़ा आएगा। ठीक है, जब बात आती है अंडरस्टैंडिंग की, अभी आपने चीज़ों को याद करा, रट्टा मारा, जो आपसे पूछा गया आपने बता दिया, अब चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ चलो इनके और इनके बीच में डिफरेंस बताओ, तो आपको वो चीज़ें याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे अब बोलूँ चलो ठीक है, आपने डेफिनेशन आपने बता दी। ठीक है, आपने बता दिया कि पियाजे ने थ्योरी में ये बोला है, वाइगॉत्स्की थ्योरी में ये बोला है, ब्रूनर ने थ्योरी में ये बोला है, कंस्ट्रक्टिविज्म में ये है। अब आप मुझे बता दो इनके बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, आप तो ये बोलोगे ना, अगर आपको वो चीज़ समझ आ गई है पियाजे की थ्योरी, वाइगॉत्स्की की थ्योरी, तब आप इजीली मुझे डिफरेंस बता पाओगे कि हाँ कि हमारे जो पियाजे जी थे दोनों तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, वो रेडिकल थे, और वो कौन थे, हमारे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो आप क्या कर पाओगे, अब आप मुझे अपने वर्ड्स में वो चीज़ को एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ डिफाइन कर रहे हो चीज़ों को। अब मैं आपको बोलूँगी कि अब आप अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में, ठीक है, अपने शब्दों में अब आप मुझे एक्सप्लेन कर दो वो चीज़। ठीक है, तो जब भी आपको लिखा हुआ है कि आपको क्लासीफाई करना है, डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, अपने वर्डों में करना है आपको। ठीक है, लोकेट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, सिलेक्ट करना है, ट्रांसलेट। अगर आपको बोल दो ये चीज़ ट्रांसलेट भी कर दो, तो ये जब आपने वो चीज़ पढ़ ली, आपको चीज़ समझ आ गई, अब आप उसको ट्रांसलेट भी कर दोगे, तो ये कौन से पक्ष में आएगा, आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका जो है अचीव हो गया, अंडरस्टैंडिंग। अब आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। नेक्स्ट आपका आता है 3rd नंबर का, वो है आपका अप्लाई। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन। अब आप क्या कर रहे हैं उसका अप्लाइंग, क्योंकि वर्ब के फॉर्म में कर रहे हैं तो यहाँ पे आईएनजी अप्लाएंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, जो भी जैसे मैंने आपको बताया था, कोई कॉम्प्रीहेंशन है, आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, आप उसी के बेसिस में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप आंसर भी दे रहे हो उसके, तब आपने क्या करा, आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, आप अपने नए रियल लाइफ सिचुएशन में उसका यूज़ कर रहे हो। आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी, फिर आप उसको रियल लाइफ अपने क्लासरूम में उसका यूज़ कर रहे हो, आप प्याज के अकॉर्डिंग अपने स्कूल का करिकुलम बना रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, उसको नई सिचुएशन में आप उसको यूज़ कर रहे हो, आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, सॉल्व करना, यूज़ करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, इंटरप्रेट करना, ऑपरेट, शेड्यूल्स, क्या ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपकी अप्लाइंग में, जब आप चीज़ों में अप्लाई करते हैं। जो चीज़ आपने समझी, फिर आपके सामने कोई नई सिचुएशन आई, आपने अपनी जो चीज़ समझी थी उसको नई रियल लाइफ में अप्लाई कर दिया, तो आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि अब आपने अप्लाइंग करना स्टार्ट कर दिया है। आपके अंदर ये वाला जो ऑब्जेक्टिव था ये भी आपका फुलफिल हो गया। ठीक है, बट ये तीनों जो थे आपके लॉर्ड्स थे। लोअर ऑर्डर थिंकिंग्स के लिए ये कोई भी कर लेगा। अब आते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग्स के लिए। अब आता है आपका एनालाइजिंग। ठीक है, मैं 1 मिनट इसको कर दी, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, क्योंकि वर्ब के फॉर्म में पढ़ रहे हैं इसलिए। ठीक है, एनालाइजिंग है आपका, यानी कि विश्लेषण, जैसे मैंने आपको बताया था टुकड़ों में बांटना चीज़ों को, बट एक दूसरे का कनेक्शन होना चाहिए, है ना। तो जब भी आपके सामने आए कि आपको किसी चीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, कंट्रास्ट करना है, किसी दो चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करना है, रिलेट करना है, एग्जामिन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, क्वेश्चन है, टेस्ट है, ये सारी चीज़ें आप किस में आएंगी, एनालाइजिंग में आएगी।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ठीक है ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, आप बताओ कौन से रास्ते पे आप जाओगे, आप क्या चीज़ चूज़ करोगे। ये 5-6 एग्ज़ाम्स है, क्या आप चीज़ चूज़ क्या कोई भी जो एग्ज़ाम है, मतलब आए के दिन ये भी एग्ज़ाम है, ये भी एग्ज़ाम है, ये भी एग्ज़ाम है, तो आप कंपेयर करोगे, आप कौन सी एग्ज़ाम जो है आप चूज़ करोगे। ठीक है, जब आप वो चीज़ चूज़ कर लोगे तो आप क्या करो, आप जज कर रहे हो। ठीक है, तो क्या है, इवैल्यूएशन में क्या होता है, इवैल्यूएटिंग जब आप कर रहे हो तो वहाँ पे आप जज करते हो। एनालाइजिंग में तो आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, डिस्टिंग्विश कर रहे हो, कंट्रास्ट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे से। बट जब आप डिसीजन लोगे, जब आप चूज़ कर लोगे, वो क्या कहलाएगा आपका, जज। जब आपने जजमेंट कहलाएगा आपका। ठीक है, जस्टिफाई स्टैंड और डिसीजन, जब आप जस्टिफाई कर रहे हो अपने डिसीजन को, ठीक है, कि मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, तो आप क्या है, आपने जज कर लिया। तो जब भी आपके पास अप्रेज, आर्ग्यू, डिफेंड, जज कर रहे हो आप, अब आपने सिलेक्ट करा कि हाँ मुझे इस रास्ते जाना है यार, मेरे पास 5 ऑप्शन थे, मैं ये 4 ऑप्शन जो है मैंने पाँचों ऑप्शन कंपेयर करके देखा, मुझे ये 5th वाला बेस्ट लगा, तो मैं 5th की तरफ जाऊँगा, तो मैंने ये सिलेक्ट करा, मैंने ये जज करा। ठीक है, सपोर्ट, वैल्यू, क्रिटिक, वेट, ये सब किस में आएगा, आपका इवैल्यूएटिंग में आएगा, यानी कि आपका मूल्यांकन में आएगा। फिर सबसे लास्ट में आपका आएगा क्रिएटिंग, प्रोड्यूस समथिंग न्यू और ओरिजिनल वर्क, कॉपीड नहीं, किसी का चेप के नहीं करना, ओरिजिनल वर्क। आप अगर आपको कोई भी एक चीज़ दे दूँ या 5-6 चीज़ें दे दूँ आपको कि ये लो, क्या बोलते हैं, कि मैंने आपको ये टॉपिक दी थी, वो टॉपिक दिया, मैंने आपको कोई भी बहुत सारे आर्टिकल्स दे दिए, चलो आप इसका कोई एक नई चीज़ क्रिएट करके देखो, तो आपका खुद का ओरिजिनल वर्क है, आपको एक नई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, आपकी थिंकिंग डाइवर्जेंट है, आपकी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है वहाँ पे। ठीक है, जब कोई भी चीज़ आपको डिज़ाइन करनी है, असेंबल करना है, जैसे कि असेंबल समझो, पजल दे दिया मैंने आपको, बहुत सारे टुकड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, ज़रूरी नहीं आपको कोई भी एक वो चीज़ बनानी है, ब्लॉग्स दे दिए, पजल्स दे दिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नई चीज़ क्रिएट कर देते हो। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, बट वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूस समथिंग न्यू, डिज़ाइन, असेंबल, कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू, कंजेक्टर, डेवलप, फॉर्मुलेट समथिंग न्यू, ऑथर और इन्वेस्टिगेशन। ये सब किस में आएगा, क्रिएटिंग में आएगा, सृजन करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, सृजन करना है कोई भी नई चीज़ का। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। वैसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करा है आप लोगों को कि व्हाट इज़ रिमेंबरिंग, व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज़ अप्लाइंग, व्हाट इज़ एनालाइजिंग, व्हाट इज़ इवैल्यूएशन एंड व्हाट इज़ क्रिएटिंग। ठीक है, और ये कीवर्ड्स भी आपको याद रखने, थोड़े से रट्टा मत मारना यार, चीज़ों को समझ के करो। ठीक है, क्योंकि सीटेट तक के लेवल में आपसे, ठीक है, माना क्वेश्चन आते हैं, बट इतने हार्ड लेवल के पूछे नहीं जाते, बट कभी कभी एग्जामिनर को जब घुमाना होता है ना आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी में, तो बहुत इजीली आपको घुमा सकता है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो ऑप्शंस के अंदर कि मैं अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाऊँ, अप्लाइंग की तरफ जाऊँ या इवैल्यूएशन की तरफ जाऊँ। ठीक है, जब हम लाइव क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हर एक रीड रिप्लाइज भी क्वेश्चन भी करवाऊँगी, और रीड के पेपर है, या फिर अगर आपका सुपर टेट है, मतलब कोई भी अगर जो पेपर है, जो भी क्वेश्चन है, लोअर लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे और हायर लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपकी जो और है ना अच्छे से क्लियर हो जाए आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी। बाकी अगर आपको ऐसा लगे कि नोट्स बनाने की ज़रूरत है तो आप नोट्स बना सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है थ्योरी। एक क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर आप लोग करेंगे मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब, ठीक है, संज्ञानात्मक की बात हो रही है, आर यूज्ड टू एनालाइज इंफॉर्मेशन गिवन, निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्रियाओं में से कौन सी दी गई जानकारी का विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है। फर्स्ट इज डिफ्रेंशिएट, यानी कि अंतर करना। कॉग्निटिव वर्ब बताना है, किस लिए यूज़ हो रहा है, एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो आप उसमें क्या करते हैं, एनालाइजिंग की बात हो रही है, आप एनालाइज में क्या क्या आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालाइजिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी, जो मैंने नीचे छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट है, क्लासीफाई करना होता है, डिस्क्राइब करना आएगा या फिर आइडेंटिफाई करना आएगा, पहचान करोगे आप, वर्णन करोगे आप, वर्गीकृत करोगे या अंतर निकालोगे जब आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ठीक है, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे चाहिए आपसे कमेंट बॉक्स में। बाकी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें क्विज़ेस भी होते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स आपको मिल जाते हैं। सो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है CDP/पैडामेंटोर। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, कंजूसी ना करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो। और जो बच्चे नए हैं
पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बाकी लाइव क्लास में मिलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। और ऐसा मत सोचना कि मैम एक एक दो दो दिन के गैप में ले रही है वीडियो, मतलब क्लासेस ले रही हैं, इसे अपलोड कर रही हैं। बट आप थोड़ा सा कंटेंट अभी लो, मैं चाहती हूँ अभी आप कंटेंट की प्रैक्टिस कर लो, फिर अच्छे से हम सारे क्वेश्चन जो एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।